जी हाँ मित्रों, नमस्कार। आज का हमारा जो टॉपिक है वो हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है और आज हम हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल के बारे में बात करेंगे और यह देखेंगे कि यहाँ से कौन कौन सी पुरातात्विक सामग्रियाँ मिली हैं जिनसे हमें हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो हम पहले नंबर पर हड़प्पा के बारे में देखते हैं। और आपने खुद देखा है कि हड़प्पा का पहली बार उल्लेख, उस टीले का पहली बार उल्लेख चार्ल्स मैसोन महोदय ने किया था। बाद में अलेक्जेंडर कनिंघम ने भी हड़प्पा टीले का सर्वेक्षण किया, लेकिन जब सर जॉन मार्शल हुए तो उनके निर्देशन में दयाराम साहनी ने इस स्थल का उत्खनन कार्य किया। किसके निर्देशन में? सर जॉन मार्शल के निर्देशन में। किसके द्वारा? दयाराम साहनी के द्वारा हड़प्पा टीले का उत्खनन कार्य किया गया और यह समय था 1921 ईस्वी में। और आप देख रहे हैं इससे मतलब उत्खनन के पश्चात एक विशाल नगरीय सभ्यता प्रकाश में आई। यह जो स्थल है हड़प्पा, इसके बारे में चर्चा भी हुई थी। यह पंजाब प्रांत के जो पाकिस्तान में है, कहाँ पर है? पाकिस्तान में मांटगोमरी। तो पाकिस्तान के मांटगोमरी जो पाकिस्तान का जो प्रांत है पंजाब में मांटगोमरी ज़िला है और उसी ज़िले में हड़प्पा नामक ये टीला था, यानी ये हड़प्पाई स्थल था जिसका उत्खनन दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में कराया। और आप देख रहे हैं बाद में यहाँ पर मार्टिन व्हीलर आप और माधो स्वरूप वत्स जैसे विद्वानों ने भी यहाँ पर कार्य किया। ये जो हड़प्पा टीला है, ये आप देख रहे हैं, ये एक समतल चबूतरे पर बसाया गया है और जिसे दो भागों में बांटा गया है। एक तो दुर्ग क्षेत्र है और दूसरा निचला नगर है। तो यहाँ हम देख रहे हैं दुर्ग और निचला नगर के संदर्भ में यहीं से जुड़े हुए बहुत सारे तथ्य सामने आते हैं। ये बात आपको पता चल चुकी होगी कि हड़प्पा नामक टीले का जो उत्खनन करता थे दयाराम साहनी, जबकि निर्देशन करता सर जॉन मार्शल ये निर्देशन करता थे। इन्होंने निर्देशित किया था और दयाराम साहनी ने इसका उत्खनन किया था। और कब किया था? 1921 ईस्वी में। और यह स्थल देख रहे हैं पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में मांटगोमरी नामक ज़िला है, वहीं पर स्थित है। बाद में देख रहे हैं माधो स्वरूप वत्स और मार्टिन व्हीलर जैसे विद्वानों ने भी यहाँ पर काम किया और देखा कि यह स्थल एक समतल जो भूमि है उस पर बसाया गया है, जिसको दो भागों में बांटा गया है और इसके प्रत्येक क्षेत्र को सुरक्षा दीवार के निमित्त घेरा भी गया है। तो थोड़ा सा हम इसी निमित्त में हम देख रहे हैं, हम लोग यह भी देख रहे हैं कि इसके जो घेरा है और इनके आंतरिक जो बस्तियां हैं, इसे देखकर हड़प्पा के संदर्भ में विद्वानों ने कई बातें कही। जैसे कुछ विद्वानों ने यहाँ के आंतरिक भागों को देखा तो उन्हें यह भाग बिल्कुल प्रशासनिक केंद्र नजर आया। तो प्रशासनिक केंद्र के नाम से हम हड़प्पाइयों के या सिंधु सभ्यता के किस स्थल को जानते हैं? हड़प्पा को जानते हैं। और यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था भी बहुत अच्छी थी और आंतरिक भाव में देखा गया बहुत सारे कुछ उद्योग देखने को नजर आए। तो विद्वानों ने इसे अर्ध औद्योगिक नगर बताया। क्या बताया?
नगर बताया। इसमें कुछ प्रवेश द्वार है जो आप देख रहे हैं उत्तर और पश्चिम की तरफ है, और जिस प्रकार के ये तोरण है, जैसे हम स्तूपों में तोरण देखते हैं, तो इस तरह विद्वानों ने कहा कि ये लग रहा है कि तोरण नगर है। तो तोरण द्वार नगर के नाम से भी इसे जाना जाता है, तोरण द्वार नगर के नाम से भी इसे हम जानते हैं। पिग्गट महोदय हैं, इन्होंने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी बताई है। क्या बताई है? जुड़वा राजधानी किसने बताई है? पिग्गट महोदय हैं, जिन्होंने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी बताई है। और ख़ास बात एक और है कि वैदिक काल में एक शब्द आया है छठे बंधन में, हरूपिया, और इस हरूपिया का संबंध भी हड़प्पा से स्थापित किया गया है। तो यहाँ पर इस बात को ध्यान रखना है कि ये कुछ हड़प्पा के उपनाम हैं, जैसे प्रशासनिक केंद्र, अर्ध औद्योगिक नगर, तोरणद्वार का नगर, जुड़वा राजधानी, और हरूपिया का संबंध किस सिंधु सभ्यता कालीन स्थलों से स्थापित किया जाता है। तो उत्तर आपका क्या होगा? हड़प्पा होगा। तो यहाँ पर इस बात का ध्यान देना है हड़प्पाइयों के बारे में, ये आपको याद होने चाहिए। ये हो सकता है कभी जुड़वा राजधानी आपसे कई बार पूछा गया है प्रश्न, ये नए प्रश्न हैं, कभी भी बन सकते हैं। हरूपिया के बारे में भी आपको जानना है, जिसका संबंध हड़प्पा से स्थापित किया गया है। तो ये हम हड़प्पा सभ्यता के बारे में देख रहे हैं, दुर्ग और निचला नगर, और देख रहे हैं कि इसे कुछ उपनामों से भी जाना जाता है। अब ज़रा इसके बारे में यह भी देखते हैं कि यहाँ की और उत्खनन के बाद कौन कौन सी पुरा सामग्री प्राप्त हुई, महत्वपूर्ण पुरा सामग्री प्राप्त हुई। क्योंकि सामग्रियाँ बहुत हैं जो सामान्यतः प्रत्येक जगह पर मिल रही हैं, लेकिन हम कुछ विशेष सामग्रियों की बात करेंगे जो हड़प्पा में हमें देखने को मिल रहा है विशेष स्पेशली। तो जैसे हम देख रहे हैं यहाँ से अनाज कूटने का चबूतरा प्राप्त है। तो अनाज कूटने का चबूतरा प्राप्त है कहाँ से? हड़प्पा से। और यह अनाज हम देख रहे हैं जौ, गेहूँ जैसे अनाज है, इसके भी प्रमाण प्राप्त हैं। अगर इसे कोई कूटता होगा तो निश्चित तौर पर वो श्रमिक होगा। और आप देख रहे हैं यहाँ पर श्रमिक बस्ती के भी प्रमाण प्राप्त है। खास बात है, जोड़ करके लिखने की हम बात कर रहे हैं। अनाज कूटने के लिए लोग यहाँ पर कार्य कर रहे हैं, और देख रहे हैं गेहूँ और जौ की चर्चा भी हो रही है, और श्रमिक बस्ती के प्रमाण भी हों जो हड़प्पा से मिल रहे हैं। लेकिन जो अनाज को कूट रहे हैं उसे सुरक्षित रखने के लिए ये अन्नागार का निर्माण किए थे। लेकिन इनका अन्नागार दुर्ग क्षेत्र से बाहर रावी नदी के किनारे था। कहाँ पर था? रावी नदी के किनारे। ये प्रश्न इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि जहाँ मोहनजोदड़ो में अन्नागार प्राप्त है और पूरे हड़प्पाई स्थलों की सबसे बड़ी इमारत भी है, लेकिन उनका अन्नागार दुर्ग क्षेत्र में है, जबकि हड़प्पाइयों का अन्नागार दुर्ग क्षेत्र के बाहर रावी नदी के किनारे है। तो इस बात का भी आपको ध्यान देना है। अन्नागार के अलावा अगर हम बात करते हैं यहाँ से, तो ताम्र भट्टी प्राप्त है। ताम्र भट्टी प्राप्त है। और ताम्र भट्टी से जुड़े हुए कुछ अगर हम देखें तो महत्वपूर्ण वस्तुएं, जैसे हमें इक्का गाड़ी, तांबे की बनी हुई इक्का गाड़ी हमें यहाँ से प्राप्त हो रही है। तांबे का बना स्केल अर्थात पैमाना प्राप्त है हमें। कुछ तांबे के खिलौने प्राप्त हैं। क्या प्राप्त है?
खिलौने प्राप्त हैं। तो ये महत्वपूर्ण है, जिसको हम लोग देख रहे हैं। अनाज कूटने का चबूतरा, श्रमिक बस्ती, अन्नागार, ताम्र भट्टी के प्रमाण हमें कहाँ से मिल रहे हैं? हड़प्पा से प्राप्त हो रहे हैं। अब हम थोड़ा और आगे की तरफ चल रहे हैं और हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर कुछ मूर्तियाँ और कुछ मुद्राओं पर, मोहरों पर प्रतीकात्मक चिन्ह मिले हुए हैं। जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पर स्लेटी पत्थर की धड़ विहीन, बिल्कुल आगे की तरफ पैर किए हुए एक मूर्ति प्राप्त है, जिसे विद्वानों ने नटराज बताया है। क्या बताया है? नटराज बताया है। तो हमें ये देख रहे हैं कि नटराज की मूर्ति कहाँ से प्राप्त है? हड़प्पा से। क्योंकि जब यह मूर्ति का सिर विहीन है और पीछे के भाग को देखा जा रहा है तो इसकी नसें तनी हैं, तो ऐसा लग रहा है कि इसके आगे पैर आगे की तरफ ही देखने को मिल रहे हैं। और इस तरीके से हमें एक लोग कयास लगाते हैं, कोई और नहीं, कौन थे? नटराज थे। और इसी प्रकार यहाँ पर एक मुहर मिली हुई है, जहाँ पर स्त्री सिर के बल खड़ी है और जिसके गर्भ से हम देख रहे हैं कि पौधा निकल रहा है, जिसके गर्भ से पौधा निकल रहा है। और एक व्यक्ति बगल में हंसिया लिए खड़ा है और नीचे बहुत सारी स्त्रियां हाथ जोड़े हुए प्रार्थना कर रही हैं। तो बहुत सारे विद्वानों का यह मानना है कि यह कोई और नहीं, ये उर्वरा की देवी थी। किसकी देवी थी? उर्वरा की देवी थी। तो यह भी एक महत्वपूर्ण है। यहीं पर एक मोहर पर देख रहे हैं, एक गरुड़ अपने पैरों में सर्प को दबाए हुए दिखाया गया है। और यहाँ से एक खास बात है कि यहाँ पर मृदभांड भी प्राप्त हैं, लेकिन मृदभांडों पर कुछ पशुओं और ज्यामितीय चित्रों का अंकन किया गया है। जो हड़प्पा में है, हम देख रहे हैं, अगर ओवरऑल देखा जाए तो पशुओं की मूर्तियां सबसे ज़्यादा प्राप्त हैं। लेकिन अगर हम मानव और नारी की तुलना करें तो यहाँ से हमें मानव की मूर्ति, मानव में विशेष तौर पर पुरुष की मूर्ति सर्वाधिक प्राप्त हैं। तो यहाँ पर इस चीज़ का ध्यान रखना है। हड़प्पाइयों के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। कई बार पूछा जाएगा नटराज का प्रमाण, नटराज देख रहे हैं भगवान शिव का प्रमाण किस स्थल से प्राप्त होता है? हड़प्पा से। उर्वरा की देवी का प्रमाण कहाँ से है? हड़प्पा से। सर्प को दबाए हुए अपने पैरों में गरुड़ का प्रतीकात्मक चिन्ह हमें कहाँ से प्राप्त हो रहा है? हड़प्पा से। और साथ में आप देख रहे हैं मृदभांडों के बारे में। और मानव के में देखा जाए कि पुरुषों की संख्या यहाँ पर सर्वाधिक प्राप्त हुई, जबकि मोहनजोदड़ो में नारियों की संख्या सर्वाधिक मात्रा में प्राप्त होती है। तो ये चीज़ हम लोगों ने देखा। आगे हम लोग देख रहे हैं यहाँ से कुछ समाधान के बारे में, कुछ समाधान पद्धति के बारे में भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं। हड़प्पा से समाधान पद्धति, यहाँ समाधान पद्धति का प्रचलन था। और यहाँ पर एक विशेष प्रकार की कब्र मिली है, जिसे विद्वानों ने R37 नाम दिया है। और यह देवदार की लकड़ी से बने हुए ताबूत में रख करके दफनाई गई है। जबकि ये परंपरा भारतवर्ष की नहीं थी, ऐसी परंपराएं मेसोपोटामिया में प्रचलन में थी। ऐसा लगता है कोई व्यक्ति यहाँ पर आया होगा और उसकी मृत्यु हो गई होगी और बाद में उसी के रीति रिवाज से उसे यहाँ पर दफना दिया गया होगा। चूँकि यह कब्र विशेष है, इसलिए इसे विद्वानों ने R37 नाम दिया। और आप देख रहे हैं जिसका संबंध कहीं न कहीं मेसोपोटामिया से है और यहाँ से मुझे ताबूत के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। तो इस बात का भी ध्यान रखना है। आगे हम लोग देख रहे हैं यहाँ से एक कब्र में एक स्त्री और बच्चों को, स्त्री और बच्चा को एक साथ
दफनाया गया है। ये खास बात है, स्त्री के साथ बच्चे को दफनाए जाने का प्रमाण कहाँ से प्राप्त होता है? हड़प्पा से। और इसी प्रकार देख रहे हैं यहाँ की जो अधिकांश जो कब्रें मिली हैं, कब्रों के पैर देखते हैं तो यह पता चलता है कि यहाँ के अधिकांश रोग गठिया रोग से पीड़ित थे। आप देख रहे हैं पीड़ित थे। तो कहीं न कहीं गठिया रोग का भी प्रमाण कहाँ से प्राप्त है? मुझे हड़प्पा से प्राप्त है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी हड़प्पाइयों के बारे में, और ये मुझे ध्यान रखना है। ये बार बार आपसे अन्नागार और श्रमिक बस्ती के बारे में तो पूछा ही जाता है, लेकिन नटराज और उर्वरा की देवी से जुड़े हुए प्रश्न भी आपसे लगातार पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पर एक एक करके आपको इस बात का ध्यान देना है। और आगे हम लोग जो बात करने चल रहे हैं अब वो मोहनजोदड़ो के बारे में होगी। किसके बारे में होगी? मोहनजोदड़ो के। इससे जुड़े हुए कुछ और अगर बातें छूट रही हैं तो उसे हम राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक कलात्मक पक्षों में पूरा करने का प्रयास करेंगे। एक ही जगह पर सारे फैक्ट से अच्छा है कि इस तरह की हम बातें बाद में करें, जिससे हमारे कथन और कारण के प्रश्न भी सही हो सके। लेकिन जो फैक्ट के लेवल पर बातें हैं, सूचना के लेवल पर बातें हैं, जो सामान्यता है, उसको हमें आसानी से जान लेना चाहिए। अब हम बात करने चल रहे हैं मोहनजोदड़ो के बारे में। मोहनजोदड़ो, जैसा आप जानते हैं, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला होता है। तो हम बात कर रहे हैं मोहनजोदड़ो के बारे में। और यह सिंध, पाकिस्तान के ये सिंध प्रांत में एक ज़िला है लरकाना से यह स्थल हमें प्राप्त है। और इसका जो उत्खनन है 1922 ईस्वी में सर जॉन मार्शल के ही निर्देशन में राखालदास बनर्जी ने कराया था। किसने कराया था? बनर्जी ने कराया था। और आप देख रहे हैं इसके उपरांत अर्नेस्ट मैके और आर.एफ. डेल्स जैसे विद्वानों ने भी, यहाँ पर बहुत सारे और विद्वानों ने इस पर काम भी किया है। तो हम देख रहे हैं, लेकिन हमें ध्यान रखना है सर जॉन मार्शल के निर्देशन में इस स्थल की खोज या वो उत्खननकर्ता कौन थे? राखालदास बनर्जी थे। इस बात का हमें ध्यान रखना है। हम देख रहे हैं कि मोहनजोदड़ो का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो मृतकों का टीला है। लेकिन यहाँ पर कुषाण काल का एक स्तूप मिला है, तो इसलिए इसे स्तूपों का नगर भी कहा गया है। और यहाँ की बस्ती को देखने पर लोगों को लगता है कि पुरोहित आवास और बहुत सारे विद्यालय, सभा भवन, ऐसा लगता है कि स्पिरिचुअल चीज़ों के, आध्यात्मिक चीज़ों की चर्चा निरंतर होती थी। इसलिए इसे आध्यात्मिक नगर के नाम से भी जाना जाता है। और कुछ ऐसे लगता है कि चबूतरे लगा, ईंटे के चबूतरे प्राप्त हैं जो कई बड़े पैमाने, मतलब लाइन से बने हुए हैं और उनकी संख्या अधिक है। इसलिए बहुत सारे ने कहा कि अनुष्ठानिक केंद्र भी रहा है। ये अनुष्ठानिक केंद्र भी रहा है। और यहाँ के मोहरों पर हाथी, बाघ, गैंडा, भैंसा जैसे, मतलब देखा जाए, पशुओं के चित्र भी प्राप्त होते हैं। ऐसा लगता है ये पशु बाग में ही मिलते थे। और यहाँ अच्छा खासा जंगल और बाग था, और जो कि अगल बगल देखने को नहीं मिलता। तो बहुत सारे लोग इसे कमेंट में ये भी कहते हैं कि ये रेगिस्तान का बगीचा था। और यही नहीं, बहुत सारे लोग इसे सिंध का बाग भी कहते हैं। तो कुछ मोहनजोदड़ो के ये उपनाम हैं। ये आपसे कई बार पूछे जा सकते हैं, पूछे गए हैं। आध्यात्मिक नगर, ये आपसे बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछ सकते हैं। ये भी पूछ सकते हैं कि कुषाणकालीन जो स्तूप है सिंधु सभ्यता के किस स्थल से प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पर आप मोहनजोदड़ो बड़े आराम से विकल्प
को लगा सकते हैं मोहनजोदड़ो को और यह प्रश्न आपका सही होगा। तो इस तरीके के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। अब हम आगे की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि इन स्थलों से वो कौन सी महत्वपूर्ण सामग्रियां प्राप्त हैं जिससे मुझे हड़प्पाइयों के बारे में जानकारी प्राप्त हो रही है। तो हम आगे की तरफ देखते हैं और देख रहे हैं कि यहाँ से अन्नागार क्या प्राप्त है? अन्नागार सबसे बड़ी इमारत है, पूरे हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत अन्नागार, जो कि दुर्ग क्षेत्र में है। कहाँ पर है? दुर्ग क्षेत्र पे है। स्नानागार, स्नानागार, स्नानागार को आप अगर देखें तो इस प्रकार के स्नानागार जहाँ पर उत्तर और दक्षिण दिशा में उतरने के लिए सीढ़ियाँ है और यहाँ से देख रहे हैं जल को बाहर जाने का रास्ता है और जल बगल में कुएं हैं। एक बात हम चर्चा कर रहे थे, जहाँ हड़प्पा स्थलों में हर घर में हमें शौचालय देखने को मिले हैं, उसी प्रकार से मोहनजोदड़ो के हर घरों में हमें कुएं देखने को मिल रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि ये इनका जो स्नानागार है, जो जिप्सम और बिटुमेन्स में से कहीं न कहीं इसका निचला भाग बनाया गया है। इसमें उतरने के लिए सीढ़ियां हैं उत्तर और दक्षिण दिशा में। अच्छा देख रहे हैं, साफ़ सुथरा पानी के आवागमन की सुविधा है और ख़राब पानी के जाने की भी सुविधा है। और यही नहीं, आप देखिए तुरंत स्नान करने के बाद यहाँ पर आपको चेंजिंग रूम भी बनाए गए हैं। तो इस तरह से हम देख रहे हैं हड़प्पाइयों के यहाँ कि ये निजता की सुरक्षा को बहुत ज़्यादा ध्यान में रखते थे। और देख रहे हैं इस तरह की उदाहरण आपको हड़प्पा में देखने को मिलता है। और स्नानागार का प्रमाण, स्नानागार के बाद सभा भवन, सभा भवन कभी कभी धार्मिक उद्देश्य की पूर्ति से लोग यहाँ पर स्नान करते थे, लेकिन स्नान का क्या महत्व है, क्या कारण है, इस चीज़ की चर्चा भी सभा भवन में की जाती थी। फिर देख रहे हैं पुरोहित आवास, हमें यहीं से देखने को मिलता है। विद्यालय के प्रमाण भी यहीं से देखने को मिल रहे हैं। तो इस तरीके से देख रहे हैं सभा भवन, पुरोहित आवास, विद्यालय, स्नानागार, अन्नागार, ये कुछ महत्वपूर्ण भवन हैं जो मुझे हड़प्पा के दुर्ग क्षेत्र से देखने को मिल रहे हैं। और ख़ास बात एक और भी है कि यहाँ के जो भवन हैं वो लगभग 1, 2, 3 मंजिला है, चूँकि सीढ़ियों के प्रमाण प्राप्त हैं जो ये बताती हैं कि यहाँ के भवन सामान्यतः 1 मंजिले, 2 मंजिले या बहुमंजिले होते थे। और इसमें 4-5 कमरे होते थे, आंगन और शौचालय, कहीं न कहीं हर घर में कुआं, इन सब के भी प्रमाण यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। लेकिन इनके सब के दरवाजे आप देख रहे हैं किधर की तरफ, गलियों की तरफ खुल रहे हैं। आगे अगर हम देखें मोहनजोदड़ो के बारे में, तो यहाँ से कुछ हमें विशेष मूर्तियाँ प्राप्त हैं। जैसे एक सेलखड़ी का धड़ प्राप्त है, जिसमें उसके बाल हवा में उड़ रहे हैं और उसके शरीर पर एक वस्त्र है और जिस पर तिपतिया रंग का फूल बना हुआ है, जो ये बताता है कहीं न कहीं हड़प्पाई एक बेहतर वस्त्र का प्रयोग करते थे। इनके वस्त्र कहीं न कहीं रंगे भी होते थे, कढ़ाई से युक्त होते थे और साथ में सूती वस्त्रों के बारे में आप जानते हैं कि हड़प्पाई प्रथम नियोक्ता और कहीं न कहीं उपयोगकर्ता भी थे। यानी नियोक्ता और प्रयोक्ता अगर कोई थे तो हड़प्पाई ही थे। हालांकि मेहरगढ़ से इससे पहले हमें कपास के प्रमाण प्राप्त हुए थे, लेकिन कपड़े बनाने का जो स्पष्ट प्रमाण हमें देखने को मिलता है वो हड़प्पाइयों के समय से देखने को मिलता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं सिलखड़ी का एक धड़ प्राप्त है। इसी प्रकार हम देख रहे हैं यहाँ से एक योगी की, एक मुहर पर योगी की प्रतिमा है और उसके 3 सींग से युक्त उसे दिखाया गया है। उसके चारों तरफ वह पशुओं से घिरा हुआ है, जिसके दाएं और बाएं तरफ देखा जाए मजबूत पशु हाथी और बाघ हैं, वहीं बाएं तरफ देख रहे हैं कि गैंडा और भैंसा और नीचे हिरण हैं। ये पशुओं से घिरे हुए
इस प्रतिमा को देख करके मार्शल महोदय ने इन्हें पशुपति अर्थात शिव की संज्ञा दे दी। क्या बताया कि कोई और नहीं है, कौन है ये? भगवान शिव हैं, जो विभिन्न प्रकार के पशुओं से घिरे हुए हैं। तो यहाँ ध्यान रखना है, यहीं से हमें एक नर्तकी की प्रतिमा प्राप्त है। किसकी? नर्तकी की प्रतिमा कांसे की बनी हुई है। नर्तकी की आप देखेंगे कांसे की बनी प्रतिमा प्राप्त है। और ये नर्तकी की कांसे की प्रतिमा जो बनी हुई है, कांसा किससे मिलकर के बना होता है? तांबा और टिन से, जो कि अपने आप में विशेष है। इसके बारे में हम लोग चर्चा आगे करेंगे। और आगे अगर हम देखें तो यहाँ से अन्य चीज़ों में हमें यहाँ के मृदभांड जो कि बहुत ही विशेष हैं, यहाँ से हमें कहीं कहीं मृदभांड बनाने का प्रमाण प्राप्त है। और ये जो मृदभांड है, इनमें एक मृदभांड पर 3 बंदर बने हुए हैं। ऐसा लगता है कि गांधी जी के 3 बंदरों की प्राचीनता हड़प्पा तक जा रही है, जिसका प्रमाण हमें कहाँ से मिल रहा है? मोहनजोदड़ो से मिल रहा है। तो इस बात का भी हमें ध्यान रखना है। यहाँ का समाधान और एक और है फियांस की बनी, यहाँ से एक गिलहरी प्राप्त है। तो यह भी प्रश्न कई बार आपसे पूछा गया है, फियांस की बनी हुई गिलहरी किस स्थल से प्राप्त है? मोहनजोदड़ो से। 3 बंदर मृदभांडों पर कहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं? मोहनजोदड़ो पे। तो इस तरह के प्रश्न हमसे सामने बन रहे हैं। आगे हम देख रहे हैं यहाँ के समाधान के बारे में। तो यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि पूरे हड़प्पा स्थल से एक भी कब्रिस्तान के प्रमाण प्राप्त नहीं हुए हैं। कंकाल के प्रमाण प्राप्त हैं। कंकाल के प्रमाण प्राप्त हैं, लेकिन कब्रिस्तान का एक भी प्रमाण प्राप्त नहीं है। प्रमाण प्राप्त नहीं होता है। और यहाँ के कंकालों को देखकर बहुत सारे विद्वान मलेरिया रोग से मरने का कयास लगाते हैं, जबकि मर्टिमर व्हीलर महोदय हैं, और आगे हम बात भी करेंगे जो बाह्य आक्रांताओं से जोड़ेंगे, लेकिन यह सब मत अब निराधार हो चुके हैं। तो यहाँ पर यह देखना है हमें कि मोहनजोदड़ो भले से मृतकों का टीला है, लेकिन वहाँ से एक भी कब्रिस्तान के प्रमाण प्राप्त नहीं हुए हैं, बल्कि यहाँ पर कंकाल के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। और इन कंकालों के आधार पर बहुत सारे विद्वान बताते हैं कि मलेरिया रोग से पीड़ित थे। तो यहाँ पर इस बात का भी हमें ध्यान रखना है। साथ में हमें ये भी ध्यान रखना है, हम लोगों ने चर्चा भी किया था कि यहाँ पर पुरुष और नारी की तुलना में भी बात किया जाए तो नारी की मूर्तियाँ सर्वाधिक प्राप्त हैं। और यहीं से हमें चांदी का एक कलश भी प्राप्त है। और अगर हम और बात करें तो कई स्त्रियां एक लाइन से खड़ी हुई हैं, जो कहीं न कहीं सप्त मातृका का प्रमाण प्रस्तुत करती हैं। तो सप्त मातृका का प्रमाण हमें कहाँ से प्राप्त होता है? मोहनजोदड़ो से प्राप्त होता है। और याद रखिए, यहाँ से व्यापार भी होता था, और व्यापार के हमने बहुत सारे प्रमाण भी बताए। लेकिन यहाँ पर एक बेलनाकार मोहर बड़े पैमाने पर प्राप्त है, और इस प्रकार के मोहरों का प्रचलन मेसोपोटामिया में था। तो इतनी बातें कहीं न कहीं हमें ध्यान रखना है मोहनजोदड़ो के बारे में। और ये प्रश्न आपसे बार बार पूछे जाते हैं। मलेरिया रोग भी मिलान करने के लिए आ सकता है।
आपसे कह सकते हैं कब्रिस्तान के संदर्भ में आपसे बात कर सकते हैं। आपको लगेगा कि मोहनजोदड़ो तो मृतकों का टीला है, यहाँ पर बहुत सारे कब्रें प्राप्त हुई होंगी, लेकिन ऐसा नहीं था। तो इस बात का भी हमें ध्यान रखना है। आगे हम लोग देख रहे हैं अब लोथल के बारे में। लोथल के से जुड़े हुए कुछ प्रश्नों के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। लोथल हड़प्पाइयों का एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। हम बात कर रहे हैं आपसे लोथल के बारे में। किसके बारे में? लोथल के बारे में। लोथल, और आप लोथल के संदर्भ में देख रहे हैं कि यहाँ जो ये लोथल की जो बस्ती थी, इसे एक ही रक्षा प्राचीर में घेरा गया था। दूसरी खास बात है कि यह जो स्थल है ये अहमदाबाद, ये गुजरात में पड़ता है। गुजरात में अहमदाबाद में भोगवा नदी के किनारे है। कहाँ पर है? भोगवा नदी के किनारे। तो बात जब इसकी आ रही तो एक बात की चर्चा और भी कर लें कि हड़प्पाई में हमने देखा हड़प्पा जो स्थल है वो रावी नदी के बाएं किनारे पर है, जबकि मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के दाएं किनारे पर है। और यहाँ पर हम देख रहे हैं लोथल किस नदी के किनारे है? भोगवा नदी के किनारे है। और यह एक प्रकार का व्यापारिक केंद्र था। क्या था? व्यापारिक केंद्र। लोथल क्या था? एक प्रकार का व्यापारिक केंद्र था। और यहाँ से हमें बंदरगाह, डॉकयार्ड, गोदीवाड़ा के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। और यही नहीं, बंदरगाह में जो जहाज़ें आती हैं उन्हें दिशा बताने के लिए दिशा सूचक यंत्र का भी प्रमाण प्राप्त हुआ है। और यही वजह है कि यहाँ के जो व्यापार दिख रहे हैं उसके बाद बड़े बड़े चबूतरे बने हुए हैं। और यही कारण है कि यह व्यापारिक क्षेत्र था, जिसके कारण यहाँ के दरवाजे सड़कों की तरफ खुलते थे, ना कि गलियों की तरफ। पूरे हड़प्पाई स्थलों में मतलब अपवाद है, और ये बार बार पूछा जाता है कि वो हड़प्पा सभ्यता का वह कौन सा स्थल है जिसके दरवाजे गलियों की तरफ ना खुल करके सड़क की तरफ खुलते थे। तो वो कोई और नहीं था। कौन था? लोथल था। और देख रहे हैं इनका जो व्यापार है, व्यापार का प्रमाण भी हमें देखने को मिलता है। कहीं न कहीं देखा जाए मिस्र से, मिस्र, फारस, आप देख रहे हैं फारस, मेसोपोटामिया से, मिस्र से जैसे अगर हम देखें, मिस्र से अगर हम बात करें तो हमें यहीं गुजरात से मम्मी का उदाहरण प्राप्त हुआ। यानी मिस्र की मम्मी कहाँ से मिल रही है? हमें लोथल से मिल रही है। तो निश्चित तौर पर लेन देन होता रहा होगा। और फारस की एक बटन आकार की, किस आकार की? बटन आकार की मोहर प्राप्त है। और ऐसा इसका प्रचलन कहाँ पर था? फारस में। और इसी प्रकार से हम गुरिल्ला, मिट्टी का बना हुआ गुरिल्ला प्राप्त है, जो कहीं न कहीं मिस्र, मेसोपोटामिया या कहा जाए कि और फारस से व्यापारिक संबंधों को दर्शा रहा है। तो लोथल के बारे में ये बात मुझे एक क्लियर होनी चाहिए कि लोथल एक प्रकार का व्यापारिक केंद्र था, जहाँ से बंदरगाह प्राप्त हुए हैं, जहाँ मिस्र, मेसोपोटामिया और फारस से उनके व्यापार होते थे। प्रमाण भी है। क्योंकि मिस्र से मुझे मम्मी का उदाहरण, मिस्र की मम्मी का उदाहरण हमें लोथल से प्राप्त हो रहा है। फारस की मुझे कहीं न कहीं बटना आकार की मोहर मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। और हम बता रहे हैं कि इनके आने जाने के लिए कहीं न कहीं दिशा सूचक यंत्रों का भी प्रयोग करते थे। तो ये बातें लोथल के बारे में हैं। अगर अन्य संदर्भों में हम देखें तो लोथल से कुछ अन्य चीज़ें भी प्राप्त हैं। जैसे व्यापार में अगर देखें लोथल से तो हमें रंगाई का कुंड प्राप्त है।
यानी हड़प्पाई कलर्ड कपड़े, रंगे हुए कपड़े पहनते थे, जिसका प्रमाण कहीं न कहीं लोथल से हमें प्राप्त होता है। इसके अलावा देख रहे हैं अनाज पीसने के लिए चक्की, यानी 2 पत्थर के जो पाट होते हैं वो हमें कहाँ से प्राप्त हैं? तो लोथल से, यानी कहीं न कहीं अनाज पीसने वाली, अनाज पीसने वाली चक्की का भी प्रमाण हमें यहाँ से प्राप्त होता है। मनका बनाने का कारखाना हमें यहाँ से प्राप्त है। आप देख रहे हैं कारखाना प्राप्त है, तो खास बात है मनका बनाने का। यहाँ से एक समूचे हाथी दांत का प्रमाण प्राप्त है, और हाथी दांत का स्केल भी, हाथी दांत का पैमाना भी यहाँ से हमें प्राप्त होता है। अगर हम बात करें तो यहाँ से मृदभांड, मिट्टी के बर्तन बनाए जाने का बड़ा सुंदर प्रमाण होता है। रंगाई का कुंड, चक्की, मनका बनाने का कारखाना, हाथी का दांत, समूल, ये सब मुझे लोथल से प्राप्त होते हैं। और अगर हम यहाँ पर एक देखें कि मृदभांड भी यहाँ बनते थे, और यहाँ के एक मृदभांड पर पंचतंत्र की कहानी का जिक्र हमें प्राप्त होता है। यहाँ के लोग घर बनाने के लिए साहुल और कहीं न कहीं दरवाज़ा वगैरह दुरुस्त करने के लिए बर्मा का भी प्रयोग करते थे, यानी साहुल और बर्मा का भी प्रमाण हमें लोथल से प्राप्त होता है। अनाज बोने के लिए यहाँ पर देख रहे हैं बुआई मशीन का लोग प्रयोग करते थे, और यहाँ पर देख रहे हैं चावल और जौ का प्रमाण भी हमें प्राप्त हुआ है। तो ये हम कहीं न कहीं हम मृदभांड तो देखे ही, लास्ट में हम देख रहे हैं घर और साहुल के बारे में हमने भी बात किया, और एक फिर हम चर्चा कर रहे हैं कि यहाँ के घरों के दरवाजे गलियों की तरफ ना खुल करके सड़कों की तरफ खुलते थे, तो इस बात का भी ध्यान रखना है। आगे यहाँ की अगर हम बात करें थोड़ा सा समाधान पद्धति के बारे में, तो समाधान पद्धति से भी बहुत सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाती हैं। जैसे यहाँ पर 3 बार बार पूछा जाता है, युगल समाधान प्राप्त है।